देखिए भैया, ये जो क्लास है ये मैराथन टाइप से है, इसमें केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है ना। और थोड़ा स्पीड में भी रहेगा, जितना कम से कम में काम चल जाए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो सुनना भैया, अगर हम लोग भू की बात करें तो ये कौन है, पृथ्वी। और पृथ्वी कैसी है, गोल है। पृथ्वी कैसी है, गोल है। अच्छा, ये सबसे पहले किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी कैसी है, तो कैसी है, गोल है, ठीक है। इसके बाद भैया, अगर भूगोल के पिता या जनक की बात की जाए तो कौन है, हिकेटियस। कौन है, हिकेटियस। और अगर बोला जाए व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है, व्यवस्थित व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है, तो कौन है, एरेटोस्थनीज। ये भैया हैं इरेटोस्थनीज, ठीक है ना। ये व्यवस्थित भूगोल के क्या हैं, जनक हैं। इसके बाद भैया अब दो तीन चार बातें हैं, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें किसकी, ब्रह्मांड की। किसकी बात करें, ब्रह्मांड की। ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो व्याख्या है, इसके लिए आता है बिग बैंग थ्योरी। ये जो भैया बिग बैंग थ्योरी है, इसी को महाविस्फोट का सिद्धांत कहा जाता है। और ये दी थी भैया किसने, जॉर्ज लेमेत्रे। इन्हें कहीं कहीं जॉर्ज लेमेंतेयर भी लिखा रहता है। इनका नाम क्या लिखा रहता है, जॉर्ज लेमेंतेयर। इसके बाद भैया अब सुनिएगा ध्यान से, अगर बात करें पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी कि जो ब्रह्मांड है ये बना है 13.5, कहीं की 13.7 करोड़ वर्ष पहले बना है, ठीक है ना। ये किसने बताया है, जॉर्ज लेमेंतेयर ने बताया, ठीक है। पृथ्वी पहले बिंदु के समान थी, बड़ा विस्फोट हुआ, विस्फोट होने से पूरा ब्रह्मांड बना। मोटा पाटी बात समझना भैया। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ब्रह्मांड में सबसे पहले बनने वाली गैस कौन है, हाइड्रोजन। कौन सी है। इसके बाद भैया ब्रह्मांड में दूसरी गैस कौन सी है, हीलियम। अच्छा, ये हाइड्रोजन और हीलियम के बने क्लाउड्स, क्लाउड्स को हिंदी में क्या कहते हैं सर, बादल कहते हैं। और ये जो बादल थे, जो बड़े बड़े बादल थे, छोटे छोटे बादल थे, इनके पास अपना गुरुत्वाकर्षण था, और गुरुत्वाकर्षण की वजह से इनका आकार बढ़ता चला गया। और ये जो बादल थे, इन्हीं को कहा गया निहारिका। क्या कहा गया, इन्हें इंग्लिश में नेबुला कहते हैं। इनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, यानी कि ये डार्क एरा की बात है। अच्छा, इसके बाद का प्रश्न सुनना भैया, इन निहारिकाओं में जब बहुत ज्यादा दबाव बढ़ा तो फ्रैक्शन हुआ, फ्रैक्शन से तापमान उत्पन्न हुआ, और जब तापमान अधिक हो गया तो शुरू हुआ नाभिकीय संलयन। क्या शुरू हुआ, नाभिकीय संलयन। ये जो भैया नाभिकीय संलयन है, इस नाभिकीय संलयन के बाद इनमें एक क्या हो गई, चमकती सी चादर दिखाई पड़ी, और ये क्या बन के सामने आए, तारे। तारों के बनने की प्राथमिक अवस्था क्या है, निहारिका है, नेबुला है। और इसके बाद क्या बने, स्टार बने। अच्छा, असंख्य स्टार बने, असंख्य चादर से दिखाई पड़ी चमकती सी। ये जो असंख्य तारों का समूह है, इन्हें कहा गया भैया गैलेक्सी। क्या कहा गया, गैलेक्सी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा सोलर सिस्टम जो सूर्य है, ये भाई साहब किस गैलेक्सी में आता है, तो कौन सी गैलेक्सी है, दुग्ध मेखला है। इसी को मिल्की वे कहते हैं। एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, और ब्रह्मांड में गैलेक्सियों की संख्या भी लगभग 100 अरब है। कितनी है, 100 अरब है। सभी गैलेक्सी के तारे अपनी गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, कोई भी तारा स्थिर नहीं है। इसके बाद भैया अब बात किसकी हो गई, सबसे पहले तारा। तारा क्या है, ध्यान सुनिएगा, जिसके पास अपना ऊष्मा प्रकाश है वो क्या है, तारा है। तारे में ऊष्मा का कारण क्या है, नाभिकीय संलयन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, नाभिकीय संलयन। तारों में सर्वाधिक कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, और दूसरे नंबर पे कौन सी है, हीलियम। ये हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से ही क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, और तारों में ऊर्जा होती है। अच्छा, इसके बाद भैया तारे के बाद आता है ग्रह। बहुत सरल है, ग्रह। ग्रह क्या है, जो किसी तारे के चारों ओर घूमते हैं, केपलर के ग्रहों के नियम का पालन करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। इनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। उपग्रह क्या है भैया, वे ये उपग्रह किसके चारों ओर घूमेंगे, ग्रहों के, ठीक है ना। इनकी ऑर्बिट कैसी है, फिक्स है, और ये उपग्रह ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। इनके पास भी अपना तापमान या अपनी ऊर्जा नहीं है, ये तारे की ऊर्जा से ऊर्जावान है। खगोलीय पिंड क्या होते हैं, खगोलीय पिंड वे पिंड जो रात में हमें चमकते हुए प्रतीत होते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सूर्य भी खगोलीय पिंड है, चंद्रमा भी खगोलीय पिंड है, पृथ्वी भी खगोलीय पिंड है। यानी वे जितने भी पिंड हैं जो रात में चमकते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। आगे सुनिएगा भैया, इसके बाद आता है कि इसके बाद आता है क्षुद्र ग्रह। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षुद्र ग्रह भैया दो ग्रहों के बीच में है, इसे क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ये क्षुद्र ग्रह दो ग्रहों के बीच में है। पहला ग्रह है भैया मार्स, इसे मंगल कहते हैं, और दूसरा है जुपिटर, इसे बृहस्पति कहते हैं। तो ये किसके बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है।
इसके बाद भैया क्षुद्र ग्रह के बाद भैया आता है कि क्षुद्र ग्रह के भैया बाद आता है कि क्षुद्र ग्रह के बाद भैया आता है कि ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा, यानी आप जो सबसे चमकीला तारा कौन सा है, मोस्ट शाइनिंग स्टार, क्या नाम है इसका? इसे कहते हैं साइरस, साइरस या डॉग स्टार। इसका नाम क्या है भैया? साइरस या डॉग स्टार। अगला आप सुनना भैया, सबसे विस्फोटक तारा कौन सा है? विस्फोटक तारा, मोस्ट एक्सप्लोसिव स्टार। तो इसे पहले तो क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अभिनव तारा, अभिनव तारा। और ये क्या बोलता है? सुपरनोवा, सुपरनोवा। ये कैसा है? सबसे विस्फोटक है। ये कैसा है? चमकीला। ये हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, ठीक है ना, सोलर सिस्टम के बाहर है। इसके बाद भैया, इसके बाद आता है विभिन्न तारों द्वारा बनाई गई आकृतियां क्या कहलाती हैं? ये भैया तारामंडल कहलाते हैं। अच्छा, अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 88। कहीं कहीं कितने लिखे रहते हैं? 89। एक तारामंडल के दो भाग हैं, इसलिए कहीं कहीं 89 लिखा है, पेपर के लिए क्या सही है? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? कितने हैं? 88 है। अब इसके बाद एक और आता है सप्त ऋषि मंडल। क्या आता है? सप्त ऋषि मंडल। ये जो सप्त ऋषि मंडल है, ये किसका भाग है? तो सप्त ऋषि जो मंडल है, ये 7 तारों का समूह है। ये आर्सा मेजर, इसे बोलते हैं आर्सा मेजर या बिग बियर नक्षत्र मंडल का भाग है। फिर सुनना भैया क्या बोला, सप्तऋषि तारामंडल किसका भाग है? ये भैया आर्सा मेजर या बिग बियर नक्षत्र मंडल का भाग है। इसके बाद भैया, इसके बाद आता है सप्तऋषि में एक तारा है ध्रुव तारा। कौन सा तारा है? ध्रुव तारा। ये कई बार पेपर में आया है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही क्यों दिखाई देता है? तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, इसका कारण है ये उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर। ध्रुव तारा कहाँ है भैया? यह उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर बहुत ऊंचाई पर स्थित है। ध्रुव तारा कहाँ स्थित है? ये भैया उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर बहुत ऊंचाई पर स्थित है। इसीलिए यह हमेशा कहाँ दिखाई देता है? इसीलिए यह हमेशा कहाँ दिखाई देता है? उत्तर दिशा में दिखाई देता है, ठीक है ना। इतने में कोई समस्या भैया? इसके बाद आगे सुनिएगा, जब कोई, जी बोलिए, एक 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 सुनना ध्यान से, हमारी मिल्की वे में 100 अरब तारे हैं। कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। और इन 100 अरब तारों में एक छोटका सा तारा कौन है? सूर्य है। और इस सूर्य का अपना सोलर सिस्टम है। इसी प्रकार अन्य तारों के भी क्या हैं? सोलर सिस्टम्स हैं। हमारे वैज्ञानिक क्या ढूंढ रहे हैं, पृथ्वी के वैज्ञानिक, कि ऐसा कोई सोलर सिस्टम मिल जाए जिस पर क्या मिल जाए, कोई ऐसा ग्रह मिल जाए जिस पर क्या हो? जीवन हो। लेकिन अभी तक मिला नहीं है। तो हम ये तक कह सकते हैं कि हर तारे का अपना तारा कौन है? ये सूर्य तारा ही तो है। हर तारे का अपना क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। और हर तारे का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। हर तारे के गोल गोल पत्थर के टुकड़े घूम रहे हैं। ऐसे ही एक पत्थर का टुकड़ा कौन है? पृथ्वी है। ये क्या है? पत्थर का टुकड़ा है। किसके चारों ओर घूम रहा है? सूर्य के, ठीक है ना। और नियम कानून हमने बाद में बना दिए। नियम कानून किसके आधार पर बने हैं? ये घूम रहे हैं, इस आधार पर बने हैं। ये हमारे नियम से नहीं घूम रहे हैं, हमने इनके आधार पर नियम बनाए हैं। बात समझना। केपलर ने नहीं बताया पृथ्वी को तुम ऐसे घूमो जाके, पृथ्वी घूम रही थी तब केपलर ने बताया ऐसे घूम रही है। बात समझ आ गई। और ऐसे ही सारे तारों के साथ है। ऐसे ही किसके साथ है? जितने भी स्टार है सबके साथ में ऐसा ही है। तो कोई गिनती ऐसी नहीं है, ठीक है ना। तो हमारी मिल्की वे में कितने सोलर सिस्टम है इसकी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है ना। असंख्य हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद भैया, इसके बाद आता है पुच्छल तारा। जब कोई तारा सूर्य के पास जाएगा, ये सूर्य जल रहा है आग से, ठीक है ना। जब कोई तारा इसके पास है, इसमें क्या लगेगी? आग। अच्छा, सूर्य के पास जा रहा है तो इसमें आग लगेगी। इसका मुंह कहाँ होगा? सूर्य की तरफ। यही प्रश्न पेपर में आएगा, सुनिएगा। जब पुच्छल तारा कहाँ जाएगा? सूर्य के पास। इसका मुख सदैव सूर्य की दिशा में होता है। पूंछ कहाँ होती है? सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। पुच्छल तारे का मुख कहाँ होता है? सूर्य की दिशा में। और पूंछ कहाँ होती है? सूर्य से विपरीत दिशा में होती है। अच्छा, इसके बाद भैया, इसके बाद आता है हमारा सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में एक कौन है? सूर्य है, इसे क्या कहते हैं? सन। फिर भैया कौन है? बुध। बुध को क्या बोलते हैं? मरकरी। तो इसके बाद कौन आएगा? शुक्र। ये कौन है? वीनस। फिर कौन आएगा भैया? अर्थ। अर्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी। फिर कौन आएगा भैया? मार्स। मार्स को क्या कहते हैं? मंगल। क्या कहते हैं? मंगल। फिर एक बड़ा वाला ग्रह कौन सा है? जुपिटर। फिर भैया इसके बाद कौन आएगा? सैटर्न। क्या आएगा? सैटर्न। इसके बाद कौन आएगा? यूरेनस। और इसके बाद कौन आएगा? नेपच्यून। कौन आएगा? नेपच्यून। अब सुनिएगा सर, ये बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है, ठीक है। इसके बाद सुनिएगा सर,
ये 4 ग्रह जो हैं इन्हें क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये चट्टानी हैं। कैसे हैं? चट्टानी ग्रह हैं। इन्हें रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं? ठोस है। ये सारे सारे कैसे हैं? ठोस हैं। ये गैसीय ग्रह हैं। कैसे हैं सर? ये गैसीय ग्रह हैं और काय के बने हैं? गैसों के बने हैं। इन पर वैसा बढ़िया हवाएं चलती रहती हैं, गैस से बने हैं, टोटल गैस के बने हैं। ठीक है। अच्छा, ये भारी है और ये कैसे हैं? हल्के हैं। इनका द्रव्यमान ज्यादा है, इनका द्रव्यमान कैसा है? कम है। ये बड़े हैं और ये कैसे हैं? छोटे हैं। अच्छा, अब ध्यान सुनिएगा, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग सूर्य की बात करें, सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र तारा, सौर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। इसके बाद भैया ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य में ऊर्जा का यानी सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या है भैया? नाभिकीय संलयन है। इसके बाद आता है सूर्य के सबसे समीप तारा। हमारे सोलर सिस्टम में कितने तारे हैं? एक। इसे क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अच्छा, सूर्य कितने गुना बड़ा है पृथ्वी से? तो भैया 109 गुना बड़ा है। कितना गुना है? 13,92,000 इसका क्या है? डायामीटर है, करोड़ किलोमीटर। इसके बाद भैया आता है ये सूर्य है। सूर्य का जो दैनिक दिखाई देता है ऊपर वाला भाग, इसे क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। और इसका फोटोस्फीयर का तापमान कितना है सर? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद भैया सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पे क्या कहते हैं? अरोरा बोरियोलिस। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव के पास क्या बोलते हैं? अरोरा अरोरा बोरियोलिस। और यही भैया उल्टा कर दो, बोरियोलिस, इसे दक्षिणी ध्रुव के पास, साउथ पोल के पास क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। अब बेकार की बातें सुनना। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। सूर्य जो है भैया ये किस रंग का है? यानी सारे अगर रंग मिला दोगे, सारे रंग मिला दोगे तो क्या बनेगा? सफेद। क्या बनेगा? सफेद, श्वेत बनेगा। ठीक है ना? एक बात है, मूल रूप में ये कैसा है? सफेद है। अच्छा, सूर्य की प्रकाश किरण जब किसी प्रिज्म से टकराते हैं कितने रंग होते हैं? 7। ये 7 इकट्ठे कर दो, क्या बनेगा? सफेद। तो सूर्य वास्तविकता में कैसे दिख रहा है? सफेद। लेकिन प्रकीर्णन के कारण ये हल्का पीला या गुलाबी या नारंगी जैसा भी दिखाई देता है। ठीक है ना? ये अपनी मिड एज में है, 5 अरब वर्ष पूरे हो गए हैं और 5 अरब वर्ष की आयु इसकी बची है। इसके बाद भैया ये जो सूर्य, समझना, अब दूसरा सुनना, हम अगर बात करें ये जो सूर्य है इसके सबसे समीप ग्रह कौन सा है? मरकरी। कौन सा है? मरकरी। ठीक है ना? मरकरी ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है? वायुमंडल नहीं है। इसका जो परिक्रमण काल है ये सूर्य के चारों ओर मात्र कितने दिनों में घूमता है? 88 दिनों में घूमता है। यानी बुध मरकरी सूर्य के चारों ओर 88 दिनों में घूमता है। इसका एक वर्ष कितने दिन के बराबर का है? 88 दिन के बराबर का है। इसके बाद भैया ये सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन है? मरकरी और बुध। मरकरी या बुध क्या है? सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। यहाँ दिन का तापमान लगभग 460 डिग्री सेल्सियस है और रात का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस है। सर्वाधिक तापांतर कहाँ है? बुध पर है। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। किसका कोई भी उपग्रह नहीं है? मरकरी का। मरकरी यानी बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? सबसे पहले भैया मरकरी पर वायुमंडल नहीं है। मरकरी का परिक्रमण काल सबसे कम कितना है? 88 दिन है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन है? बुध। और इसके बाद तीसरा भैया आखिरी है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है ना? शुक्र। शुक्र भाई साहब इंपॉर्टेंट है, समझना क्या कह रहा है ये शुक्र। पहले तो ये काय का तारा है? भोर का तारा है। काय का तारा है? भोर का तारा है। इसी को क्या कहते हैं? सांझ का तारा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। भोर का तारा मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा क्या है? इवनिंग स्टार। ये सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये परिक्रमा कैसी लगाता है? उल्टी परिक्रमा करता है। कैसी परिक्रमा करता है? उल्टी। और ये अकेला नहीं है, वीनस और यूरेनस दोनों ही सूर्य की कैसी परिक्रमा करते हैं? उल्टी परिक्रमा करते हैं। और ये जो उल्टी परिक्रमा करते हैं ये परिक्रमा भैया कैसी है? पूर्व से पश्चिम है। कैसी है? पूर्व से पश्चिम। और इसे इंग्लिश में क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। यानी कि दो ग्रह कैसे घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम। अब तीसरा और जोड़ रहे हैं, सूर्य जो है ये सूर्य अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूमता है। ये मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूमता है। किस डायरेक्शन में घूमता है? पूर्व से पश्चिम। तो सूर्य हो गया, क्या हो गया? वीनस हो गया और यूरेनस। ये तीनों कैसे घूम रहे हैं? थोड़ा एक लाइन समझना ध्यान से। जैसे पृथ्वी अपने उपग्रह चंद्रमा को लेकर, पृथ्वी अपने एक प्राकृतिक उपग्रह किसको लेकर? चंद्रमा को लेकर किसके चारों ओर घूम रही है? सूर्य के। वैसे ही सूर्य अपना पूरा सोलर सिस्टम लेकर किसके चारों ओर घूम रहा है? अपनी गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। सूर्य स्थिर नहीं है। स्थिर क्यों प्रतीत हो रहा है? क्योंकि अपने साथ सब कुछ लिए बैठा है।
इसलिए कैसा लगता है, स्थिर। इसके बाद भैया शुक्र सबसे गर्म ग्रह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, वीनस, और सबसे गर्म ग्रह वीनस है। और वीनस के गर्म होने का कारण क्या है, तो भैया इस पर पाई जाता है क्या, वायुमंडल। इस पर वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है, CO2। और ये जो वायुमंडल में सर्वाधिक CO2 है, ये करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि यहाँ क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ये 98% इसमें क्या है, CO2 है। किसके वायुमंडल में, शुक्र, वीनस के वायुमंडल में। और ग्रीन हाउस इफेक्ट अधिक होने के कारण सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। इसे प्रेशर कुकर भी कहते हैं। प्रेशर कुकर किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। अब सुनना भैया, एक प्रश्न सुनना। पृथ्वी है, ये पृथ्वी के एक तरफ मार्स है, दूसरी तरफ क्या है, वीनस है, मंगल और शुक्र है। अब प्रश्न पेपर में आता है कि पृथ्वी के सबसे समीप ग्रह कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, शुक्र। कैसे याद करोगे, ये कैसा है, जुड़वा बहन है, और बहन है तो कहां होगी, पास में होगी। पृथ्वी के ज्यादा पास में कौन है, शुक्र, एज कंपेयर एज मार्स, ठीक है ना। इसके बाद भैया ये जो शुक्र है, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, इसके उल्टी परिक्रमा करता है, इधर पूर्व से पश्चिम। सबसे गर्म ग्रह कौन है, शुक्र है। इस पर वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या सर्वाधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना बात, थोड़ा टेक्निकल बात है, समझिएगा। ये अपने अक्ष पर, यानी कि इसका परिभ्रमण काल 243 दिन है। जो काम पृथ्वी 24 घंटे में निपटा देती है, वो काम ये कितने दिनों में कर रहा है, 243 दिन में कर रहा है। इसका परिक्रमण, इसका भैया परिक्रमण है 225 दिन। अब बात समझना, जो काम पृथ्वी 365 सही 1/4 दिनों में करती है, वो काम ये कितने दिन में कर रहा है, 225 दिन। यानी कि पृथ्वी का एक वर्ष 365 सही 1/4 दिन का है। इसका एक वर्ष कितने दिन का है, 225 दिन का है। पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का है, इसका एक दिन कितने दिन का, 243 दिन के बराबर का है। यानी कि प्रश्न सुनिएगा, किस ग्रह के बारे में कहा जाता है कि उसका एक वर्ष उसके एक दिन से छोटा है, कौन है ये, शुक्र है। इसका एक वर्ष इसके एक दिन से कैसा है, छोटा है। अगला पॉइंट सुनना भैया, अगर 243 दिन में अपने अक्ष पर घूमेगा तो 121 दिन के बराबर का या दिन होगा, और 121 दिन के बराबर की क्या होगी, रात होगी। यानी अब प्रश्न बनता है, पूरे ग्रहों में, इन सब में सबसे बड़ा दिन और रात कहां होता है, तो सबसे बड़ा दिन और रात कहां होता है, शुक्र में होता है। कहां होता है, शुक्र। और सबसे छोटा दिन और रात पूछा जाए तो कहां होगा, बृहस्पति पर। ये भैया अपने अक्ष पर मात्र 10 घंटे में, कितने घंटे में, 10 घंटे में। यहाँ 5 घंटे के बराबर का दिन होता है, और 5 घंटे के बराबर की क्या होती है, रात होती है। तो सबसे बड़ा दिन और रात कहां होता है, सबसे बड़ा दिन और रात कहां होता है, शुक्र पर। और सबसे छोटा दिन और रात कहां होता है, बृहस्पति, जुपिटर पर होता है। सबसे छोटा कहां होता है, जुपिटर, बृहस्पति पर होता है। इतनी में कोई समस्या भैया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पृथ्वी की, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा। पृथ्वी कैसे रंग का ग्रह है भैया, नीला। और नीला क्यों है, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी कैसा है, नीला ग्रह है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी कैसा है, नीला ग्रह है। अब सुनिएगा इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये जो पृथ्वी है, सुनिएगा भैया, ये जो पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर कितना झुकी है, 23.5 डिग्री। कितना झुकी है, अक्ष में। अगर ऑर्बिट की बात की जाए, कक्षा की बात की जाए, तो कितना झुकी है, 66.5 डिग्री दोनों। अब तीसरा पॉइंट सुनना भैया, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चंद्रमा। कौन है, चंद्रमा। चौथा पॉइंट सुनना भैया, ये जो पृथ्वी है, इसका ध्रुवीय व्यास, पोलर डायामीटर, ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर। इसका विषुवतीय व्यास कितना है सर, इसका विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। इसके बाद भैया अब सरल बात सुनना, ये अपने अक्ष पर कितनी देर में घूमती है, 23 घंटे 56 मिनट 40 सेकेंड। ये लगभग 24 घंटे है। सूर्य के चारों ओर 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट और 48 सेकंड के आसपास है। लगभग कितने हैं, 365 सही 1/4 दिन है। ये जो 1/4 दिन है, ये 1/4 4 साल में पूरा एक बन जाते हैं। और फरवरी कितने दिन की हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है। इसके बाद भैया पृथ्वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है, पृथ्वी। और पृथ्वी जो भैया है, इसका घनत्व कितना है, 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये कौन है, पृथ्वी है। इसके बाद भैया ये जो पृथ्वी, अब अगला सुनना भैया, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर। अब अगर बोले आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है, तब आंसर क्या होगा, पृथ्वी, अर्थ होगा। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है, पृथ्वी है। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है, पृथ्वी है। ठीक है ना, इतने में कोई समस्या। इसके बाद सुनना भैया, ये जो पृथ्वी है अपनी,
इस पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने में कैसी दिखती है? नीली। कैसी दिखती है? नीली। इसी के कारण इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मार्स की। मार्स बोले तो कौन है? ये मंगल। मार्स बोले तो कौन है? मंगल। मंगल भैया कैसा है? लाल ग्रह है। ये लाल रंग किसी कारण है? ये लाल रंग भैया आयरन ऑक्साइड या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेरस ऑक्साइड के कारण है। इसके बाद भैया मंगल जो ग्रह है अपने अक्ष पर कितना झुका है? 25 डिग्री। और इस 25 डिग्री के चक्कर में यहाँ क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। ये जो मंगल है इस पर एक ज्वालामुखी पर्वत है। पर्वत का नाम क्या है भैया? नेक्स ओलंपिया। और ओलिपस मैसी भी लिखते हैं। ओलिपस माउंस या मैसी। ये भाई साहब ये जो पर्वत है ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है और ये सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है ना। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। कौन कौन है? फोबोस और डीबोस। और इसमें भाई साहब जो फोबोस और डीबोस में डीबोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट कौन है? डीबोस है। ये डीबोस किसका सैटेलाइट है? मार्स का। हमने 2013 में अपना मंगल मिशन भेजा था PSLV C25। किस अंतरिक्ष यान से गया था? PSLV C25। ये 2014 में पहुंचा है। प्रथम प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश कौन है? भारत। और इसके बाद भैया भारत मंगल पर पहुंचने वाला कौन सा देश है? चौथा देश है। कौन सा देश है? चौथा देश है। इसके बाद भैया इस मंगल के बाद आता है मंगल और बृहस्पति। इनके बीच में क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इन क्षुद्र ग्रहों को एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड कहते हैं। ये पत्थर के टुकड़े हैं। इनकी संख्या लगभग कितनी है? 40,000। कितनी है? 40,000। और सबसे बड़ा कौन है? सेरेस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरेस। इसे बौना ग्रह भी कहा जाता है। इसे बौना ग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद सुनना भैया इसके बाद कौन आता है? जुपिटर। जुपिटर बोले तो आप सुनिएगा जुपिटर। जुपिटर से 4 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण जो पेपर में आते हैं। पहला तो भाई साहब ये लिखा है। ये भैया सबसे छोटा दिन और रात कहाँ होता है? बृहस्पति पर होता है। कहाँ होता है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति। इसे वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वैक्यूम क्लीनर। क्यों कहते हैं? जब कोई पत्थर का टुकड़ा उल्का पिंड पृथ्वी के समीप आने का प्रयास करता है तो इसे ये क्या कर देता है? अपनी ओर खींच लेता है। और ये किसका काम करता है? वैक्यूम क्लीनर का काम करता है। इस पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। लेकिन सबसे तेज हवाएं कहाँ चलती हैं? यूरेनस नेपच्यून। यूरेनस सबसे तेज हवाएं कहाँ चलती हैं? यूरेनस। यहाँ तेज हवाएं चलती हैं, ख्याल रखना। इसके बाद सुनना भैया ये जो बृहस्पति है इसके उपग्रह कितने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने हैं? 101। कुल उपग्रह कितने हैं? 101। ये मार्च 2026 तक का है डाटा। जुपिटर के कितने उपग्रह हैं? 101। ठीक है ना। पहले 95-96 थे। ये अभी इसी महीने में बढ़े हैं मार्च में ही, मार्च 2026 में। अच्छा अब सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो कौन है? गैनीमीड है। कौन है? गैनीमीड है। इसके 4 उपग्रह सबसे पहले गैलीलियो ने देखे थे। इन्हें गैलीलियन चंद्रमा कहा गया था और यही है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। 4 बातें पढ़नी है। पहली बात क्या है? सबसे छोटा दिन और रात कहाँ होता है? जुपिटर। इसके बाद भैया इसे क्या कहते हैं? वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। भैया इसके बाद क्या है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर। और उपग्रह कितने हैं? 101। और यही है इसी ग्रह पर है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड है। कौन है? गैनीमीड है। इसके बाद आता है शनि। ये भाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है भैया? शनि है। सुनना इसके उपग्रह कितने हैं सर? इसके उपग्रह कितने हैं? कोई बताएगा? 274 में जोड़ो 11 कितने हुए? 285। वर्तमान मार्च 2026 तक कितने उपग्रह हैं? कितने बढ़ गए? 11। कितने बढ़ गए? 11। अच्छा अब एक तो बात समझेंगे सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? शनि है। शनि के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? वलय। आप सुनना वलय जुपिटर के चारों ओर भी हैं, शनि के चारों ओर भी हैं, अरुण के चारों ओर भी हैं। लेकिन सर्वाधिक वलय किसके चारों ओर है? शनि के। दूसरे नंबर पर कौन आता है? अरुण। और वर्तमान समय में वलयों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। वर्तमान में कितना है? 7 है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि। कितना है? 0.67 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे पानी में डाल दें तो डूबेगा नहीं? कौन है? शनि है। कौन है? शनि है। 1 हो गया पॉइंट, 2 हो गया, तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट सुनना भैया
ये जो शनि है, ठीक है ना, ये जो शनि है, ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ये भैया टाइटन या टिटान है। कौन है? टाइटन या टिटान है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन या टिटान है। इतने में कोई समस्या? अब बात करते हैं भैया किसकी? अरुण। किसकी बात करते हैं? अरुण। अरुण की बात अगर की जाए तो ये अपने अक्ष पर कितना झुका है? लगभग 98 डिग्री। इसे क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। और इसकी खोज किसने की है? 1781 में। कौन खोजा इसे? विलियम हर्शेल। कौन खोजा है? विलियम हर्शेल। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनना भैया, ये हरा ग्रह भी माना जाता है। कैसा है? हरा। बहुत ठंडी मेथेन है इस पे। ठंडा ग्रह है ये। कैसा ग्रह है? ठंडा ग्रह है। कैसा है? ठंडा ग्रह है। तो ठंडे दोनों है, अरुण और वरुण, लेकिन सबसे ठंडा कौन है? अरुण। अच्छा, दोनों ऑप्शन में आ जाए तो क्या करोगे? अरुण। ख्याल रखना है इस बात का। और नहीं तो फिर कौन आएगा? वरुण। अच्छा, सबसे गर्म कौन है? वीनस। गर्म कौन है? वीनस। गर्म मरकरी भी है, लेकिन सबसे गर्म कौन है? वीनस है। ये सूर्य से दूर है, दूसरे नंबर पर, लेकिन सबसे गर्म है। गर्म का कारण क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट सुनना भैया। अब सुनना भैया, इस यूरेनस के कितने सैटेलाइट हैं? उपग्रह। इसके पास 29 उपग्रह हैं, और 29 में सबसे बड़ा, ये टाइटन लिखा है, यहां लिख रहे हैं टाइटेनिया। यूरेनस का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटेनिया या टिटेनिया, या टिटेनिया, या टिटेनिया। ये अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? अरुण। अब बात करते हैं वरुण की। वरुण की खोज भैया हुई थी कब हुई है? 1781 1846 में। कौन किया है? जोहान गाले, ठीक है ना। इसके उपग्रह कितने हैं? 14 थे पहले, 16 हो गए हैं। अच्छा, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? सुनना, यहाँ क्या था? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। फिर भैया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया, और इसका हो जाएगा ट्राइटन। क्या हो जाएगा? या ट्रिटान। ट्राइटन या ट्रिटान। और ये भैया कह सकते हैं कि इसका जो परिक्रमण काल है 165 वर्ष है। अब सुनना, सबसे बड़ा एक वर्ष इसका है नेपच्यून का। पृथ्वी जो काम 365 दिन में करती है, वो काम ये 165 वर्ष में करता है। यानी कि सबसे बड़ा एक वर्ष किस ग्रह का है? और यह सबसे बड़ा परिक्रमण काल किसका है? तो किसका है? वरुण का है। किसका है? वरुण का है। अब 3-4 बातें ध्यान सुनना भैया। सबसे पहले सौर प्रणाली की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। किसने की है? इन्होंने कहा था कि भैया कि सूर्य कहां पर है? केंद्र पर है। भू केंद्र सिद्धांत किसने दिया? टॉलमी ने। भू केंद्र सिद्धांत किसने दिया है? टॉलमी ने दिया। भू केंद्र सिद्धांत किसने दिया है? टॉलमी ने दिया, ठीक है। अगला पॉइंट सुनना भैया, ग्रहों के गति के नियम किसने दिए? कॉपर केपलर ने। किसने दिए हैं? केपलर। फिर सुनना, ग्रहों के गति के नियम किसने दिए? किसने दिए हैं? केपलर ने। दूसरा क्या बताइए? भू केंद्र सिद्धांत किसने दिया? टॉलमी। भू केंद्र सिद्धांत किसने दिया है? टॉलमी ने दिया। और इसके बाद भैया सौर प्रणाली की खोज किसने की है? कोपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज किसने की है? कोपरनिकस। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस। यूरेनस और नेपच्यून दोनों ही ठंडे हैं, ठीक है ना। इसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कौन है? जुपिटर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दूसरे नंबर पर सैटर्न, तीसरे पे यूरेनस, चौथे पे नेपच्यून। ये चारों सीरियल से हैं। इसके बाद भैया अब आ जाओ अंतरिक्ष ग्रहों में। सबसे बड़ा कौन है? पृथ्वी। उससे छोटा वीनस, उससे छोटा मार्स, और सबसे छोटा मरकरी। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी है। छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी है। आगे सुनिएगा सर, अगर हम लोग बात करें कि ग्रहण, 5-7 सवाल है केवल, सुनिएगा ध्यान से। पहला कौन सा है सर? सूर्य ग्रहण। दूसरा कौन सा है? चंद्र ग्रहण, ठीक है। सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को, चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को। कब होता है? पूर्णिमा। इसे स्थिति क्या कहते हैं? यू होती। इसे क्या कहते हैं? वी होती। ये दोनों क्या कहलाती हैं? श्री की। फिर सुनना भैया, सूर्य ग्रहण में सूर्य है और चंद्रमा है, और कौन है? पृथ्वी है। और कौन है? पृथ्वी है। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होता है, तीनों एक सीध में होते हैं, इसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या होगा भैया? सूर्य है, सूर्य के बाद कौन आएगा? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद कौन आएगा? चंद्रमा। और तीनों कैसे होंगे? एक सीध में होंगे। ये कब होता है? पूर्णिमा को। और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को।
अगला पॉइंट सुनना भैया, सुनिएगा ध्यान से। सूर्य ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं, पहला। दूसरा भैया, एक है पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय है 7 मिनट 40 सेकेंड। फिर सुनना, टोटल सोलर एक्लिप्स है ये, इसका मैक्सिमम टाइम कितना है? 7 मिनट 40 सेकेंड। इसके बाद भैया, इसके बाद आता है चंद्र ग्रहण। एक है ब्लड मून या रेड मून, ब्लड मून या रेड मून। फिर सुनना, पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना को क्या कहते हैं? ब्लड मून या रेड मून कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण की घटना क्या कहते हैं? ब्लड मून या रेड मून कहते हैं। इसके बाद भैया एक है ब्लू मून। ये ब्लू मून क्या है? ये ब्लू मून क्या है भैया? जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाएं तो दूसरी वाली जो पूर्णिमा है वो क्या कहलाएगी? ब्लू मून कहलाएगी। इसके बाद भैया सुपर मून। सुपर मून क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी से 14% पास होगा और 30% चमकीला दिखाई देगा। 14% पास यानी बड़ा दिखाई देगा 14%, और 30% चमकीला दिखाई देगा, तो यही घटना क्या कहलाती है? सुपर मून कहलाती है। क्या कहलाती है? सुपर मून कहलाती है। अगला पॉइंट सुनना भैया, छठा, पूर्ण सूर्य ग्रहण। क्या कह रहा है? पूर्ण सूर्य ग्रहण। इसका अधिकतम समय कितना है पूर्ण सूर्य ग्रहण का? 7 मिनट 40 सेकेंड। इसमें क्या होता है, ये सूर्य है, यहां से पृथ्वी पर किसी ने देखा, थोड़ा सा बनाए दे रहे हैं, ये छाया वाला क्षेत्र है, ये बिल्कुल काला वाला क्षेत्र है। यहां से भाई साहब जो व्यक्ति देखेगा उसे सूर्य बड़ा है, चंद्रमा छोटा है, तो सूर्य के बीच में क्या दिखाई पड़ेगा? चंद्रमा। तो काला काला दिखाई पड़ेगा, अगल बगल का भाग चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस घटना को डायमंड रिंग या हिंदी में क्या बोलते हैं? हर्यक वलय कहते हैं। इस घटना क्या बोलते हैं? डायमंड रिंग हर्यक वलय कहते हैं। ये जो आपको भाग दिख रहा है ये, इसे बोलते हैं अम्बरा, ठीक है ना, और इसे बोलते हैं पेनेम्बरा। यहां से देखने पर आंशिक सूर्य ग्रहण दिखेगा और यहां से देखने पर पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इसी टाइप के 4-5 प्रश्न आते हैं पेपर में, ऐसा कुछ नहीं आता, ठीक है भाई साहब। किसी कोई समस्या? अगला सुनना, अगला और भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि थोड़ा चंद्रमा के बारे में डिस्कस करते हैं, 2-3 मिनट सुनिएगा सर। चंद्रमा से किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं? सुनना भैया, चंद्रमा दिवस कब मनाते हैं? 20 जुलाई को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तारीख थी 20 जुलाई 1969। व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। साथ में कौन है? बज एल्ड्रिन। ये 2 व्यक्ति चंद्रमा पर उतरे हैं। कहां उतरे हैं? चंद्रमा। उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ये कब उतरे हैं? कब उतरे हैं? अब 20 जुलाई को इसीलिए क्या मनाते हैं? चंद्रमा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? चंद्रमा सौर मंडल का कौन सा बड़ा ग्रह है? 5वां। चंद्रमा सौर मंडल का कौन सा बड़ा ग्रह है? 5वां। इसके बाद भैया अब 3-4 बातें सुनना। चंद्रमा का आकार पृथ्वी का कितना है? 1/4। चंद्रमा का आकार पृथ्वी का कितना है? 1/4। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का कितना है? चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का कितना है? इसका चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का कितना है? चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन चंद्रमा का पलायन वेग है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग क्या होता है? वह वेग जिससे कोई वस्तु फेंक दें और वापस पृथ्वी पर लौट के ना आए और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाए, उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। चंद्रमा कितना है? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके बाद भैया चंद्रमा का परिक्रमण का मतलब क्या है? पृथ्वी के चारों ओर घूमना। और परिभ्रमण का मतलब है अपने अक्ष पर घूमना। दोनों कैसे हैं? बरोबर हैं। कितने हैं? 27 दिन 8 घंटे। जितनी देर में ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है उतनी देर में अपने अक्ष के भी पर भी पूरा घूम जाता है। पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है।
पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? इसका परिक्रमण और परिभ्रमण कैसा है? एक समान है। इसके बाद भैया पृथ्वी से चंद्रमा का कितने परसेंट भाग दिखाई देता है? तो 59% भाग दिखाई देता है, कहीं 57% दिखा रहता है। तो पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा कितना परसेंट भाग दिखाई देता है? 57 या 59% भाग दिखाई देता है। अगला सुनिएगा भैया, ये जो चंद्रमा है, ठीक है ना, ये जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी पुत्र। इसे जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। इसके बाद भैया ये जो चंद्रमा है, इस पर शांत सागर क्षेत्र, शांत सागर क्षेत्र या धूल के मैदान, धूल के मैदान है। कहाँ मैदान है ये? चंद्रमा पर। कहाँ है ये? चंद्रमा पर है। ठीक है, एक बहुत ज्यादा पेपर में आता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। इसके बाद भैया, इसके बाद लेवनिटस पर्वत, लेवनिटस पर्वत, ये कहाँ है भैया? चंद्रमा पर। और चंद्रमा की सतह का अध्ययन क्या कहलाता है? सोलेनोलॉजी। क्या कहलाता है? सोलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा की सतह का अध्ययन क्या कहलाता है? अच्छा, अगला पॉइंट सुनना भैया, चंद्रमा जो है, अब तक हमने कितने चंद्र मिशन भेजे हैं? 3। कितने भेजे हैं? 3। पहला चंद्र मिशन हमने 2008 में भेजा। ये कौन भेज रहा है? इसरो। कौन भेज रहा है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत। भारत का दूसरा चंद्र मिशन 2019 में गया, जो कि असफल रहा। ठीक है ना, जो हमारा विक्रम लैंडर था, लैंड करने से पहले ही इससे हमारा कनेक्शन टूट गया, ये क्रैश हो गया। ये 2019 में क्या रहा? असफल रहा। तीसरा हमने भेजा भैया 2023 में। कब भेजा? 2023 में। ये पहुंचा कब? ये बहुत महत्वपूर्ण है, 23 अगस्त 2023। और 23 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री ने क्या अनाउंसमेंट कर दिया? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अच्छा, अगला पॉइंट सुनना भैया, ये चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 किस जहाज से गया था? तो LVM। ये किससे गया भैया? LVM 3rd M4। सही है, ये LVM 3 M4 मार्क 4 है ये। इस अंतरिक्ष यान से हमने क्या भेजा? चंद्रयान 3। अच्छा भैया, चंद्रयान 3 जो गया, उसमें जो लैंडर था, लैंड किया, उसका नाम था विक्रम। जो उससे बाहर निकला, उसका नाम क्या है? रोवर। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। इसके बाद भैया चंद्रयान जो 3 है, इसने चंद्रमा की सतह पर चक्कर काटे हैं, चला फिरी किए रोवर ने। ठीक है ना। इसके बाद भैया ये चंद्रयान जो 3 है, ठीक है ना, इस चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? पी वीर मुथुवैली। ठीक है ना, ये क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजर है। इसके बाद भैया ये जो 2023 में गया था, ये हो गया। अब जो हम भेजेंगे वो हमारा गगनयान है, जिसमें हम क्या भेजने वाले हैं? अंतरिक्ष में व्यक्ति को भेजेंगे। और इसी के लिए अगर अभी 26 जनवरी 2026 को किस व्यक्ति को अशोक चक्र मिला है? कौन शुक्ला है? ये शुक्ला जी क्या कर दिए? ये कहाँ गए थे? अभी नासा के साथ अंतरिक्ष गए थे। कहाँ गए थे? और ये भाई साहब हमारे गगनयान प्रोजेक्ट में है। कौन से प्रोजेक्ट में है? गगनयान प्रोजेक्ट में है। ठीक है ना, कोई समस्या है इतनी बात में? अच्छा, इसके बाद भैया तो ये किसकी मतलब कहानी है? चंद्रमा। किसकी कहानी है ये? चंद्रमा। अच्छा, हमारा जो लैंडर जहां चंद्रमा पर उतरा है, उस बिंदु का नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट। उस बिंदु का नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। ठीक है ना। अगला भैया सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर। लिमिटेड पर्वत कहाँ है? चंद्रमा पर। शांत सागर धूल के मैदान कहाँ है? चंद्रमा पर। ये सब कहानी कहाँ बैठी है? चंद्रमा पर बैठी है। कहाँ बैठी है? चंद्रमा पर बैठी है। इतने में कोई समस्या? अगला सुनिएगा भैया, अगर हम लोग बात करें कि दिन रात क्यों होते हैं, तो भैया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इससे क्या होते हैं? दिन रात। पृथ्वी घूमना बंद कर देगी, दिन रात होना बंद हो जाएंगे। दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, इसलिए क्या होते हैं? दिन रात छोटे बड़े होते हैं। क्या होते हैं? छोटे बड़े होते हैं। अब महत्वपूर्ण बात सुनना भैया, सबसे पहला है 21 जून। 21 जून भैया ये उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन है। क्या है? बड़ा दिन है। ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। यही भैया सदर्न दक्षिणी गोलार्ध का सबसे कैसा दिन है? छोटा दिन है। इसी को कर्क संक्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क संक्रांति कहा जाता है। इसी दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर क्या है? लंबवत होती हैं। ठीक है भैया। अच्छा, जब यहाँ पर यानी उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी?
ग्रीष्म, और इसके अपोजिट कहाँ शीतऋतु होगी? दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अगला पॉइंट सुनना भैया। दूसरी डेट है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर जो है भैया, ये उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध, ये भैया दक्षिणी गोलार्ध का सबसे कैसा दिन है? बड़ा दिन है। और दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा है तो भैया उत्तरी गोलार्ध का, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कैसा हो जाएगा? छोटा दिन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद भैया इस दिन सूर्य की किरणें कहाँ लंबवत हैं? मकर रेखा पर लंबवत हैं, और मकर रेखा पर लंबवत होंगी तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर संक्रांति कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। अब भैया उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े हैं तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म। और इसका बदल जाएगा उल्टा, अब उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में तो ग्रीष्म ऋतु है, अब उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? शीत ऋतु होगी। क्या होगा? शीत ऋतु होगी। तो दिसंबर के आसपास हमारे यहाँ क्या पड़ती है? ठंडी। क्या पड़ती है? और इसके अपोजिट भाई साहब ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ रही होगी? गर्मी। तीसरा सुनना भैया, अब सुनना, पूरी पृथ्वी, दो डेटें हैं, 21 मार्च, 23 सितंबर, ये भाई साहब दो डेटें हैं। ये क्या कह सकती हैं? संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कैसे हैं? बराबर। ये पूरी पृथ्वी की बात कर रहा है। अच्छा, ये 21 मार्च को बोलते हैं वसंत विषुव, और 23 सितंबर को बोलते हैं शीत विषुव। क्या बोलते हैं? शीत विषुव कहते हैं। ये चारों डेटे, कोई समस्या? अब अगला पॉइंट सुनना भैया, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? मतलब प्रतिदिन, हमेशा पूरी पृथ्वी पर दिन और रात कहां बराबर होंगे? भूमध्य रेखा पर बराबर होंगे। इसमें कह सकते हैं हमेशा, फॉरएवर, दिन और रात कैसे हैं? बराबर है। प्रश्न सुनना, अलग अलग है। हमेशा दिन और रात बराबर होते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर पर, और पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है ना? उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन, और दक्षिणी गोलार्ध का छोटा दिन कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन, और यही उत्तरी गोलार्ध का छोटा दिन है। ठीक है ना? अच्छा, अगला पॉइंट सुनना भैया, ये जो दिन और रात हैं, ठीक है ना, इसी से ऋतु परिवर्तन होता है। अच्छा, अब अगला पॉइंट सुनना भैया, ध्रुव जो है, पोल, ध्रुवों पर 6 महीने का क्या होगा? दिन, और 6 महीने की क्या होगी? रात होती है। अब 3 पॉइंट सुनना, उगते हुए सूर्य का देश कौन है? जापान। उगते हुए सूर्य का देश कौन है? सन राइजिंग कंट्री कौन है? जापान है। डूबते हुए सूर्य का देश कौन है? ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन। डूबते हुए सूर्य का देश कौन है? ब्रिटेन। अब आगे सुनना भैया, अर्धरात्रि सूर्य देश, अर्धरात्रि सूर्य देश, ये भैया कौन है? नॉर्वे। 21 जून को रात 12 बजे यहाँ सूर्य चमकता है नॉर्वे में। और इसी के बाद अर्धरात्रि सूर्य द्वीप की बात कर ले तो भाई साहब बोलोगे आइसलैंड। क्या बोलोगे? आइसलैंड। फिर सुनना क्या बोला, सबसे पहले उगते हुए सूर्य का देश, पेपर में यही करना, लेकिन वास्तविकता में सूर्य सबसे पहले न्यूजीलैंड में निकलता है, क्योंकि सबसे पूर्वी देश ही कौन है? न्यूजीलैंड। लेकिन जापान की खोज पहले हुई, न्यूजीलैंड की खोज बाद में हुई, इसलिए आंसर क्या है इसका? जापान। डूबते हुए सूर्य का देश कौन है? ये वो वाले हैं जिन्होंने ये कहा था कि हमारे क्षेत्र में कभी सूर्यास्त नहीं होता। ये भाई साहब 154 देशों में अधिकार करके बैठे थे, बोला एक तरफ सूर्यास्त होता है, एक तरफ निकल आता है, इतने पूरे विश्व में अधिकार किए बैठे थे। अर्धरात्रि सूर्य देश कौन सा है? नॉर्वे। अर्धरात्रि सूर्य द्वीप कौन सा है? आइसलैंड। कोई समस्या नहीं बात में। और ये कहानी किसकी है? दिन और रात की है। ठीक है ना? इतने में कोई दिक्कत किसी को? तेज बोलो। 5 सूर्य कहां निकलते हैं? कोई बता दो। अच्छा, जो आर्कटिक के आसपास हैं क्षेत्र, जो आर्कटिक के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर कई के दिनों का दिन होता है, कई के दिनों की क्या होती है? रात होती है। कई के दिनों का दिन होता है, कई के दिनों की क्या होती है? रात होती है। इसका ख्याल रखना। ठीक है ना? इसके बाद भैया, इसके बाद एक टॉपिक और हो जाएगा। देखो, टॉपिक का नाम है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्वार भाटा। सुनिएगा सर। ये बोलो क्या? सूर्य मिशन। हाँ सुन लो भैया, सूर्य मिशन, इसका नाम क्या है? आदित्य L1। सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब यही है कि ये किस बिंदु पर पहुंचा। तो ये 3 बिंदु है, L1, L2, L3। ये क्या है? लैग्रेंज पॉइंट 1। ये लैग्रेंज पॉइंट 1 क्या है? जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ये क्या करता है? बैलेंस करता है। उसे क्या बोलते हैं? L1 पॉइंट कहते हैं। भारत का पहला सूर्य मिशन है, इसका नाम क्या था? आदित्य L1। भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा था? आदित्य L1। कौन सा था? आदित्य L1। कब छोड़ा गया? 2022-23 चेक करना, 23 है शायद। ठीक है, आगे सुनना भैया। 2 बातें सुनना ध्यान से। पहले तो हम लोग बात करते हैं, ये कौन है भाई साहब?
सूर्य हैं। ये कौन है सर? पृथ्वी। ये कौन है? पृथ्वी। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। ये दूरी कैसी है? न्यूनतम। ये कैसी है? अधिकतम। ये जो न्यूनतम दूरी है इसे कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? ये कैसी अधिकतम? इसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। ये भैया उपसौर और अपसौर ये होता है 3 और ये होता है 4 जुलाई। अब सुनना, ये उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं एब्साइट लाइन। क्या कहते हैं? एब्साइट लाइन। अब सुनना भैया, बोर्ड पे देखिएगा, अगर बोला जाए कि अपसौर जो है ये क्या है? अधिकतम दूरी है किसके बीच में? सन और अर्थ के बीच में। उपसौर क्या है? न्यूनतम दूरी है किसके बीच में? सूर्य और पृथ्वी के बीच में। ठीक है ना? अच्छा, ये जो न्यूनतम दूरी है ये है कितनी? तो भैया ये होती है 14.71 करोड़ किलोमीटर। अधिकतम दूरी कितनी होती है अपसौर में? तो ये होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग भैया सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ये 15 से ऊपर है, ये 15 से नीचे है। दोनों का एवरेज लगभग कितना है? 15 के आसपास है। ठीक है ना? 14.96 के आसपास निकलती है। कितनी निकलती है? 14.96। इसे खगोलीय एकक कहते हैं, करोड़ किलोमीटर के आसपास है। अगला सुनना भैया, अब सुनना, जब कोई ग्रह सूर्य से दूरी पर होगा तो इसकी चाल कैसी होगी? कम। और जब भाई साहब पृथ्वी के समीप होगा तो चाल कैसी होगी? अधिक। तो भाई साहब सीधी से उपसौर में चाल कैसी है और अपसौर में चाल कैसी है? कम। ठीक है ना? यही प्रश्न है, मेन यही याद रखना भैया। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई। उपसौर कब होता है? 3 जनवरी। उपसौर क्या है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। और अपसौर क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस है किसके बीच में? सूर्य और अर्थ के बीच में। किसके बीच में? सूर्य और पृथ्वी के बीच में। कोई समस्या है इतनी बात में? कोई समस्या है इतनी बात में? नहीं। इसके बाद सुनिएगा सर, इसके बाद आता है ये, और एक पढ़ दो, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा सुनिएगा भैया, महासागर के जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है? ज्वार। और नीचे गिरना क्या कहलाता है? भाटा। कौन कौन से प्रश्न बनेंगे सुनिएगा भैया। पहला प्रश्न कह रहा है ज्वार भाटा क्यों आता है? तो भैया क्यों आएगा? एक तो सूर्य है और दूसरा कौन है? चंद्रमा। और इनके पास क्या है? गुरुत्वीय शक्ति। इसी को क्या बोलते हैं? ज्वारीय शक्ति। इसके कारण क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। दूसरा आता है पृथ्वी का क्या है? घूर्णन कह लो, अप केंद्रीय बल कह लो, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इसके कारण क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। अगला सुनना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार ज्वार आया, क्या आया? ज्वार। और इसके बाद क्या आया? भाटा। ये आता है 6 घंटे 13 मिनट बाद। अगला क्वेश्चन सुनना भैया, एक बार ज्वार आया और वापस ज्वार आ गया तो हो गया 12 घंटे 26 मिनट। कितने हो गए? और ये प्रतिदिन कितनी देरी से आता है? तो भाई साहब कितनी देरी से आएगा? 26 मिनट देरी से आएगा। अगला सुनना भैया, एक दिन में प्रतिदिन कितनी बार? 2 ज्वार आएंगे और 2 ही क्या आएंगे? भाटा आएंगे। अगला पॉइंट सुनना भैया, पृथ्वी पर एक जगह ऐसी है जहां प्रतिदिन कितने ज्वार आते हैं? 4, और 4 क्या आते हैं? भाटा। और ये जगह है न्यू साउथ हैम्पटन। और ये कहां है? इंग्लिश चैनल के पास। ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है। यहाँ पर डे 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है। 2 बार आता है अटलांटिक महासागर से और 2 बार आता है उत्तरी महासागर से। कितने पॉइंट हो गए? 6। 7वां पॉइंट सुनना भैया, प्रतिदिन अगर बोला जाए पृथ्वी पर एक साथ 2 स्थानों पर क्या आएगा? ज्वार। और 2 ही पर क्या आएगा? भाटा। ये ऑटोमेटिक की बात हो गई। 8वां पॉइंट सुना भैया, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, इसका आंसर है फंडी की खाड़ी। क्या आंसर है इसका? फंडी की खाड़ी, स्लोवाकिया। ये कहां है सर? कनाडा। कहां है ये? कनाडा में है। ये लगभग 16 से 18 मीटर ऊंचा है। 16 से 18 मीटर ऊंचा ज्वार आता है। अगला प्रश्न सुनना भैया, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? तो ये भैया ओखा कहां है? ये गुजरात। खाड़ी कौन सी है? कच्छ की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी है। और ये भैया आता है 2.5 से 2.7 मीटर आता है। और ये ओखा गुजरात किस खाड़ी में है?
कच्छ की खाड़ी, राज्य कौन सा है? गुजरात। ये भारत का सबसे ऊंचा ज्वार है। अगला पॉइंट सुनना भैया, अगर हम लोग बात करें कि ज्वार डेली आता है, 6 घंटे 13 मिनट बाद, 6 घंटे 13 मिनट बाद ज्वार आएगा, फिर 6 घंटे 13 मिनट क्या आएगा? बाटा, फिर 6 घंटे 13 मिनट बाद ज्वार आएगा, फिर 6 घंटे 13 मिनट क्या आएगा? बाटा। ये ऐसे करके क्या करता रहता है? चलता रहता है। अच्छा, अब इसी को हम लोग दैनिक ज्वार कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दैनिक ज्वार कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दैनिक ज्वार कहते हैं। अब ज्वार दो प्रकार का है, दैनिक और बृहद। और ये कब आता है? ये प्रश्न पेपर में अधिक आता है, सुनिएगा सर। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, एक कैसा है सर? लघु। एक कैसा है? लघु। और एक कैसा है? दीर्घ। किसकी बात कर रहा है? ये ज्वार की, टाइड की बात कर रहा है। अच्छा, लघु ज्वार दैनिक वाला है, डेली आता है 6 घंटे पर। दीर्घ ज्वार आता है अमावस्या को, और दूसरा कब आएगा? पूर्णिमा को आएगा। ये दैनिक वाला 6 घंटे वाला है, और दैनिक में भी सबसे छोटा अगर बात की जाए, सबसे छोटा, तो ये भैया आता है समकोण की स्थिति पर, और ये आता है सप्तमी और अष्टमी को। एक तो बात ये हो गई। ये भैया बड़ा वाला है, अमावस्या कौन सा ग्रहण है? सूर्य ग्रहण। और पूर्णिमा कौन सा है? चंद्र ग्रहण। तो ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में तो बड़ा वाला आएगा। दूसरा क्या कह सकते हैं? जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा तीनों एक में हो, यानी जब 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो कैसा आएगा? बृहद ज्वार आएगा। और जब क्या बन जाएगा? समकोण बन जाएगा, तो क्या आएगा? लघु ज्वार आएगा। ये इस प्रकार बनता है सर। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रहा है? चंद्रमा। ये डिग्री क्या है? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री जब बन जाएगा, तो ये कैसा आएगा? छोटा वाला आएगा। ये सप्तमी अष्टमी को बनेगा। और जब सीधा बन जाएगा, ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या और पूर्णिमा है, तो अमावस्या और पूर्णिमा कैसा आता है? दीर्घ। लघु से कितना बड़ा है दीर्घ? तो कितना बड़ा है? 20% बड़ा है। लघु ज्वार से बृहद ज्वार कितना बड़ा है? 20%। अगला पॉइंट सुनना भैया, ज्वार बाटे खाड़ियों में अधिक आते हैं। तो भारत में सक्रिय खाड़ियां दो हैं, ये काई की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी, और ये काहे की है? खंबात की खाड़ी। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के सबसे अधिक स्रोत कहाँ है? खंबात की खाड़ी में है। कहाँ है? अच्छा, अब सुनना भैया, जैसे कोयला, कोयला कोयला कैसा स्रोत है ऊर्जा का? परंपरागत। कैसा है? और ये ज्वारीय ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। अब दूसरा सुनना भैया, कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, लेकिन ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। फुल लाइन क्या बोला? ये भैया जो ज्वारीय ऊर्जा है, ये ज्वारीय ऊर्जा जो है, ये ऊर्जा का गैर परंपरागत नवीकरणीय स्रोत है। गैर परंपरागत है और कैसा है? नवीकरणीय है। ठीक है ना? तो ये कौन सी ऊर्जा है? ज्वारीय ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? इससे बिजली वगैरह बनाई जाती है। ठीक है ना? तो ये कौन सा था? ज्वार और भाटा। इसके आगे सबसे ऊंचा भैया कहां? विश्व का सबसे ऊंचा कहां आता है? विश्व नहीं लिखा ये, सुना भैया, विश्व का सबसे ऊंचा, किसकी बात कर रहे हैं? विश्व का सबसे ऊंचा फंडी की खाड़ी, स्लोवाकिया, कनाडा। कितना ऊंचा है? 16 से 18 मीटर ऊंचा है। और भारत का सबसे ऊंचा ओखा गुजरात में, कहां है? कच्छ की खाड़ी में। ये 2.5 से खंबात की खाड़ी में बच्चा ऊंचा नहीं आ रहा है। फिर सुनना, हमारे यहाँ सबसे ऊंचा यहाँ पे है कच्छ की खाड़ी में। ये ओखा कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में है। लेकिन इस सकरी खाड़ियों में ज्वार भाटा अधिक आता है। जो हमारा कांडला बंदरगाह है कच्छ की खाड़ी में, कांडला बंदरगाह कहाँ है? कच्छ की खाड़ी। इसका नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसे ज्वारी बंदरगाह कहते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहते हैं, ज्वारी बंदरगाह। और ये यहाँ ऊंचा आता है, लेकिन ज्वारी ऊर्जा के अधिक सोर्स कहाँ है? खंबात की खाड़ी। अगर दोनों में चॉइस करने को पेपर में आ जाए, तो आंसर क्या करोगे? खंबात की खाड़ी करोगे। ठीक है ना? ट्रेडिशनल एनर्जी है, और ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का या गैर परंपरागत स्रोत है। बंद कर दो, इसके आगे का कल।